विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आर्ट्स विद्यालय की तरफ से आपके ये साइंस के सेशंस ले रहे हैं हम। सो आप जैसा जानते हैं, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है। सो ये जो ग्रेविटेशन आपने सुना होगा कि जो हमारी धरती है ये हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, लेकिन ये हम अभी जानते हैं। क्या पहले ये लोगों को मालूम था? कि किसने बताया कि धरती हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, और ये क्या प्रोसेस होता है, ये किस कारण होता है? क्या ये हम लोग पहले जानते थे? नहीं, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब न्यूटन ने इसके बारे में पता करा तो हम लोगों को इस एक ये गुरुत्वाकर्षण का तो कॉन्सेप्ट पता चला। तो ये सब कैसे पता चला, इसका यूज क्या है, और इससे रिलेटेड और जो इंफॉर्मेशन है हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग की बुक्स हैं आपके पास? नहीं है तो आप वीडियो को रोकिए, स्टॉप करिए, बुक लेकर आइए, नोटबुक लेकर आइए और फिर से रीस्टार्ट करें। और अगर आपके पास बुक है, वेरी गुड, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले अपनी बुक खोलते हैं। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, तो ये ग्रेविटी, हम लोग एक वर्ड आप बहुत सुनते होंगे कि ग्रेविटी के कारण ये हो रहा है, ग्रेविटी अगर से दूर जाना है, कितनी चीजें हम ग्रेविटी ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। तो अब इसको आज हम एक डिटेल में समझने जा रहे हैं। आज क्या कुछ और हमारे सेशंस होंगे जिसमें हम ये चैप्टर कवर करेंगे। तो जैसा आप लोग ये जानते हैं, अभी हमने इससे पहले जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने गति के बारे में समझा था कि गति में कैसे कितने प्रकार की गति होती है। और फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो बल को गति के कारक के रूप में भी अध्ययन करा था कि जब बल लगता है किसी चीज पर तभी उसको एक गति मिलती है। पढ़ा था ये हम लोगों ने। हमने सीखा कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए हमें एक क्या है, एक फोर्स की आवश्यकता होती है, एक बल की आवश्यकता होती है। अगर कोई एक वस्तु ऑलरेडी गति में है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है, उसकी स्पीड में हमें कुछ डिफरेंस लेकर आना है, तो हमें बल का प्रयोग करना होगा। और उसके साथ साथ अगर जो वस्तु किसी एक पर्टिकुलर दिशा में जा रही है और उसका दिशा हमें चेंज करनी है, उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता है? बल की आवश्यकता है। तो हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्या होता है, वो पृथ्वी की ओर एक आकर्षित होती है, पृथ्वी की ओर गिरती है। आज अगर मैं देखिए, अगर मैं ये पेन अपना, मेरे हाथ में पेन है, मैंने थ्रो करा, ये नीचे आया, ये ना तो दायां गया ना बाएं गया, ना आगे गया ना पीछे गया, ये सीधे क्या है, ये देखिए। आप आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में जो चीज भी है आप उससे एक कर सकते हैं, कोई भी चीज आप थ्रो करें, आपके वो क्या होगा, वो नीचे आकर गिरेगी। तो जो क्या ये जो है, तो इसका कारण क्या है कि हर वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर एक खींचती है, आकर्षित करती है, या हर वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। तो हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी लगाती है सूर्य के चारों ओर, बताइए? लगाती है ना। बाकी ग्रह सूर्य के चारों ओर, हम मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सब क्या हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा, बिल्कुल ठीक। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर ग्रहों तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। तो जब हर एक, हम कह रहे हैं पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है हर वस्तु को, तो उसके चारों ओर जो घूम रहा है वो उसको भी आकर्षित करेगी। तो अब हम लोग अपने पॉइंट पर आ रहे हैं। तो इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। तो ये जब इसको जब आइजैक न्यूटन ने इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है, और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये जो है कि जब एक कोई वस्तु जो है वो जैसे पृथ्वी है, तो वो जितने भी और गैलेक्सी के हमारे
जो बॉडीज घूम रही हैं तो उनमें एक आकर्षण होता होगा। तो हम अभी पृथ्वी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि पृथ्वी जो एक अपनी ओर हर वस्तु को एक अपनी तरफ खींचती है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो है ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सावर्तिक नियम के बारे में एक हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तु की गति पर विचार करेंगे। ये सब मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप क्या क्या पढ़ेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। और हम ये भी अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। फिर द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। तो ये जो आपका पैराग्राफ है, देखिए बहुत अच्छा है कि आपको एक एक चीज बताइए। तो आगे एक ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब आप अपने एग्जाम्स के लिए जब आप अपना रिवीजन करते हैं, तो ये आप ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इस पर 2 टिक लगा दीजिए कि आप फिर जब एक एक आप जो इनके पॉइंट्स हैं इनको पढ़ के देखें, आपको क्या उसके बारे की पूरी नॉलेज है। और आप ये जब उसका टाइटल पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम कहें कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तु की गति पर विचार करेंगे, तो इससे रिलेटेड जो आपने समझा है क्या आपको याद है? अगर नहीं याद है तो आप उस पॉइंट पर जाइएगा। तो ये सारे आपको पॉइंट्स पता चल रहे हैं कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं कि अब जैसा हम जानते हैं कि जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, है ना। तो अब किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर हम फेंकते हैं, तो ये भी जानते हैं कि वो वस्तु कहाँ आती है, वो नीचे आती है। हम जिस पोजीशन मतलब जहां हमारा बेस है वहां वो आती है। तो कहते हैं कि जब ये न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने जब वो सेब नीचे गिरा, तो वो इस बात को लिए वो न्यूटन ये प्रेरित हुए कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये इधर उधर क्यों नहीं गिरा, ये ऊपर और कहीं डाल पर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर वो एक आकर्षित कर रही है, जब वो देखिए हम आप इसको ऐसे सोचिए कि हम 50 लोग के बीच में, लेकिन अगर हमें और हम किसी को नहीं जानते, लेकिन दूर अगर हमें कोई एक हमें फ्रेंड अपना मिलेगा, कोई जानकार मिलेगा जिसको हम जानते हैं, हम उसकी तरफ चले जाएंगे, हम और इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, हम उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पर भी एक ऐसी बात है कि जब सेब पृथ्वी की ओर गिर रहा है, तो न्यूटन ने एक थोड़ा सा एजम्पशन करा, थोड़ा सा ये सोचा कि ये जो जब सेब नीचे की ओर आया, इधर उधर नहीं गया, तो इसका अर्थ है कि ये जो नीचे कुछ ऐसी चीज है जो उसको आकर्षित कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, तो ये जो चंद्रमा को वो क्यों नहीं आकर्षित कर सकती है। ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि तब तक ये पता चल गया था कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो अगर एक छोटे फल को पृथ्वी नीचे खींच रही है, तो जो चंद्रमा घूम रहा है तो पृथ्वी उसको क्यों नहीं आकर्षित कर रही है, करती है या नहीं करती है। तो एक ये प्रश्न उठा। फिर और जो उन्होंने सोचा कि क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है। अगर पृथ्वी एक कोई फल है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और जो उसकी गैलेक्सी में जो उसके चारों तरफ एक उसके बॉडीज घूम रही हैं, अभी तो हम चंद्रमा का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसको भी अट्रैक्ट करने के लिए कि वो तो हमने कभी सुना नहीं कि चंद्रमा पृथ्वी से टकरा रहा है, लेकिन कुछ तो होगा ना उसके अंदर। तो क्या वो दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है। और उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार की का बल उत्तरदायी है। तो ये सब तो आपको देखें उनकी बहुत बड़ी ये रिसर्च चली थी, बेसिक पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि न्यूटन ने किस प्रकार ये सारी जानकारी करी। आपका एक अगर मन है तो आप उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक चीजें बताई जा रही हैं।
तो उन्होंने क्या तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। तो यहाँ ये देखिए उन्होंने ये एक, अभी हम मार्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारी उनके एजम्पशंस चल रहे हैं, वो जैसे सोच रहे हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं अपनी, क्योंकि हमारा रिसर्च कब होती है, इस नई चीज हम कब ढूंढते हैं कि पहले हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, फिर हम करते हैं अच्छा शायद ऐसे होता है, उसके पूरे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसको प्रूव करते हैं, तब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी न्यूटन इन सब बातों के बारे में पता कर रहे थे। तो तो इन्होंने क्या तर्क दिया कि जो अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, कोई सरल रेखीय नहीं रहता, एक सिंपल ऐसा नहीं रहता, नहीं तो वो पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होता, वरन वो क्या हो वो मतलब अगर सरल रेखीय होता तो पृथ्वी की तरफ गिरता, अतः वे अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। तो इस चंद्रमा की गति को समझने के लिए देखिए हम इस पर एक विचार करते हैं कि आप जैसे आप ये गेम तो खेलते होंगे ना कि एक पत्थर आपने डोरी में बांधा और उसको चारों तरफ घुमाया, तो जब हम धागे का एक टुकड़ा लेकर ऐसे इसको एक सिरे पर छोटा पत्थर बांध के जब हम ये घुमाते हैं, और जैसा ये देखिए ऐसे, अब यहाँ पे क्या है कि फिर हम जब घुमाने के बाद उसको हम छोड़ते हैं, तो ये जो पत्थर की गति की दिशा को आप देखिए, तो जब हम धागे को छोड़ते हैं तो पत्थर क्या होता है, एक निश्चित चाल से एक वो वृत्ताकार पथ में गति करता है। तो आप कभी देखेगा यूं करके आपका मन होगा कि मैं इधर फेंकूं, लेकिन वो जाता कहीं और है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो ये जो पत्थर है ये उसको एक सर्कुलर एक मोशन मिला हुआ है, तो वो भी जब गति करता हुआ और तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा वो बदलती रहती है। तो इसलिए होता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो ऐसे कंपटीशन अपने करते हैं उनको मालूम होता है कि हम किस डायरेक्शन में फेंकेंगे कि हम जहां फेंकना चाहते हैं उस पर पहुंचे। तो ये है, तो हम यहाँ जब घुमा के फेंकते हैं तो हम सोचते तो हैं कि वो सीधे जा रहा है, लेकिन वो वैसी ही एक वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ, और उसकी जो जहां वो जैसे जा रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो गति की दिशा बदलती रहती है। और जो दिशा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण भी सम्मिलित होता है, उसकी स्पीड में भी डिफरेंस आता है। तो जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमने कहा है ना कि इसमें त्वरण भी सम्मिलित होता है। तो ये जो त्वरण जिस बल के कारण होता है और जो वस्तु को एक आपके वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वो जो है वो बल केंद्र की ओर लगता है। तो जब कोई ऐसे यूं घूमते हुए चीज जा रही है तो उसका जो एक बल जो लगता है वो जो उसका पाथ है उसके सेंटर पर लगता है, और इस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो इस बल की अनुपस्थिति में क्या पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है, और यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। तो जब हमने उसको घुमाया और सीधे फेंका तो वो क्या है, जब घूमते हुए वो जा रहा है और उसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक सेंटर में आ रहा है, लेकिन घूमने के बाद वो एक सरल रेखा वृत्तीय पथ पर वो निकल जाता है। तो ये जो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है, और जो ये अभिकेंद्र बल है ये पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहता है। तो यहाँ ये एक है कि अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी एक जो है, तो मतलब जो उसका एक सेंटर से जो एक अट्रैक्शन आ रहा है
उसी का ही कारण है कि जो चंद्रमा है वो उसके चारों ओर घूम रहा है। अगर उसका वो की तरफ सेंटर की तरफ एक अट्रैक्शन नहीं होता तो वो एक सरल रेखीय पथ पर चलता, वो पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। तो ये भी देखा गया है कि जब एक सेब वो जब पृथ्वी की ओर गिरता है तो वो पृथ्वी की ओर जो गिर रहा है, इसका अर्थ है कि वो पृथ्वी की ओर एक आकर्षित हो रहा है। तो क्या सेब भी पृथ्वी को की ओर आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते? तो अब दूसरा प्रश्न आ रहा है, क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने ये जाना है, जो गति का तीसरा नियम पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? सो हमने स्प्रिंग का पढ़ा था कि हम जब इधर वाली स्प्रिंग खींच रहे थे तो जो दूसरी स्प्रिंग थी उस पर भी सेम इफेक्ट वो एक दूसरे पर कर रहे थे। तो इसलिए है कि ये जो हमने गति का नियम पढ़ा तो उसमें कि अगर पृथ्वी सेब को अपनी ओर खींच रही है तो इसका अर्थ है सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन हम जब गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या है, किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे जो है कि जो बल हम उस पर लगा रहे हैं तो किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान के अनुपाती होती है। तो जो त्वरण क्रिएट हो रही है, जो एक्सेलरेशन जो क्रिएट हो रहा है, तो वो जितना मास है उतना ही एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। तो अब हम जो हमने पहले जो दो नियम पढ़े थे उसको हम कर रहे हैं। तो पहले तो हमने तीसरे नियम से सोचा कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ हम सेकंड लॉ भी देख रहे हैं कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जो आपके मास, जितना मास होगा उतना ही आपका एक्सेलरेशन वो उसका रिलेशन है, मतलब मीन्स हमने पढ़ा है F इजिकल टू ma। तो हमने यह देखा है कि जितना अब मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो मास कम होगा, क्योंकि हमने देखा है कि किसी दिए हुए बल के लिए जो त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम पृथ्वी और सेब का अगर हम उनके द्रव्यमान को अगर हम कंपेयर करें तो द्रव्यमान सेब का एक नगण्य होगा, क्योंकि पृथ्वी और कहाँ एक सेब। तो इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देख पाते हैं। क्लियर हुआ? तो जब अर्थ का मास ज्यादा है तो उसका त्वरण कम होगा, त्वरण कम होगा तो वो इसलिए हमें जो पृथ्वी है वो हम सेब की ओर एक उसका आकर्षण नहीं देखते हैं। लेकिन इसका क्या है, सेब का मास कम है, इस कारण त्वरण ज्यादा हो रहा है, और वो त्वरण ज्यादा हो रहा है इसलिए सेब जो है वो पृथ्वी की ओर गिर रहा है। तो इसी तरह का विस्तार ये जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। सेम यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो अर्थ का मास है और जो चंद्रमा का मास है तो वो बहुत ज्यादा उनमें डिफरेंस है, द्रव्यमान में डिफरेंस है। तो इस कारण जो पृथ्वी है मास उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण कम हो रही है, लेकिन जो चंद्रमा है उसका जो द्रव्यमान कम है, इस कारण त्वरण ज्यादा हो रही है। तो ये याद रखिएगा रिलेशन F इजिकल टू ma। तो जो मास द्रव्यमान और जो त्वरण है वो आपस में उनका व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वो समानुक्रमानुपाती नहीं होते हैं। तो अगर आपका ये जो द्रव्यमान कम है तो जो त्वरण है वो अधिक होगा, और द्रव्यमान अधिक है तो त्वरण कम होगा। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि तो ये उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने ये निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच ये आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो आज जो अभी हमने पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं।
तो अभिकेंद्र बल देखते हैं, वह बल जो किसी भी वस्तु को वृत्तीय पथ में गतिशील रखता है अभिकेंद्र बल कहलाता है। यह बल केंद्र की ओर लगता है। तो जब बल केंद्र की ओर लगता है, इसी कारण क्या है, कोई वस्तु जो है वो उसके किसी दूसरी जो जहां मेन अट्रैक्शन हो रहा है उसके चारों तरफ घूमती है। और अगर अभिकेंद्र बल नहीं होगा तो जो वस्तु है वो तो उसके चारों तरफ नहीं घूमेगी, वो सीधे जाएगी, वो सरल एक रेखीय पाथ लेगी, वो वृत्ताकार पथ नहीं लेगी। गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी द्वितीय बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन अगर आपने समझ लिया, आप हर चीज, कोई भी आपके सामने प्रश्न आए कि ये अब अगर एक ए वस्तु की बी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है तो बी ए की तरफ बी ए को अपनी ओर क्यों नहीं आकर्षित कर सकता है। तो आपको ऐसे प्रश्न दे सकते हैं जिसमें उनको द्रव्यमान दे रखे हों, तो आप एकदम कहेंगे कि इसका द्रव्यमान कम है तो उसका त्वरण ऐसा होगा, द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण ऐसा होगा। तो ये आप अपने आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने एक तो इंट्रोडक्शन भी लिया कि हम इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसके साथ हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा समझा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको एक बता रहे हैं कि जो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है कि F इजिकल टू एम, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये चीज जो पृथ्वी और चंद्रमा का जो हमने कॉन्सेप्ट समझा कि पृथ्वी अगर चंद्रमा को अट्रैक्ट कर रही है तो चंद्रमा भी पृथ्वी को अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन किस कारण हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो ये आप समझ में आ गया है। तो हम चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अब ये आगे सेशंस चलेंगे जिसमें इसको और हम डिटेल में समझते जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।